Today we will study about DNA fingerprinting. DNA fingerprinting यानी कि हमारा जो DNA होता है उसकी ब्लूप्रिंट निकाली जाती है फॉर मैनी पर्पसेस। इसी को कहा जाता है DNA प्रोफाइलिंग। DNA प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। अब देखो, जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं DNA के ऊपर वो क्या कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और न्यू जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र भी करते हैं, यानी इनहेरिटेंस के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। ये जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? DNA के ऊपर। अब ये जो हमारा DNA होता है वो रिकॉम्बिनेशन होता है किसका? मैटरनल और पैटर्नल, दोनों मदर और फादर के क्रोमोसोम जब सेल डिवीज़न के दौरान पैचेटिंग में ओवरलैप होते हैं तो सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, इसीलिए हमारे अंदर दोनों के कैरेक्टर मिक्स होकर आते हैं। तो हम कुछ कैरेक्टर में अपने पेरेंट्स से डिफ़र भी होते हैं और इस वजह से ही जितने भी सेक्सुअली प्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जो है तो डिफरेंस वो सब जो है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस अपने अंदर रखते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे जो ट्विन्स भी होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। हर एक का DNA दूसरे इंसान से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग ही रहेगा, किसी में कोई मैचिंग नहीं रहेगी। मतलब ट्विन्स में भी DNA सेम नहीं होता है ना। अब इस वजह से, है ना, ड्यू टू दिस फैक्टर एवरी इंडिविजुअल हैज़ यूनिक जेनेटिक मेकअप। हर एक का अपना एक अलग जेनेटिक मेकअप रहता है और उसी को कहते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। समझ में आ रहा है? क्या बताया जा रहा है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं या जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स हैं हर एक का DNA अलग अलग होता है, किसी का किसी से मैच नहीं होता, उसी को DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है जो मैच नहीं होती है? ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा पर्सन किससे, यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे कि जो बेबी होता है उसके मदर और फादर कौन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ इसको किससे किया जाता है? रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस से किया जाता है, जिसको कहा जाता है DNA प्रोफाइलिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसमें क्या बताया है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनका जो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो DNA होता है 99% सेम होता है, सिर्फ 0.1 से 1% डिफरेंट रहता है। वही 0.1 से 1 पॉइंट जो है ना डिफरेंट वो हर एक का, उसमें कुछ ऐसे बेस सीक्वेंस होते हैं जो मुसलसल रिपीट होते हैं और वो सिर्फ उन्हीं के अंदर होते हैं। वो बेस सीक्वेंस 20 से 100 बेस पेयर पे बेस्ड होते हैं, है ना, जो सेवरल टाइम रिपीट होते हैं। इसको कहा जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। यही चीज़ निकाली जाती है इसके अंदर और उसी को मैच किया जाता है। फिर इसको सबसे पहले बताया था एलेक जेफरी ने। एलेक जेफरी एक साइंटिस्ट है, ब्रिटिश जेनेटिस्ट है ना। इसने 1984 में ये DNA फिंगरप्रिंटिंग बताई थी और इंडिया में इसी को लालजी सिंह ने बताया है ना। देखो ये वर्ल्ड का है, कहाँ का है? ये ब्रिटिश जेनेसिस्ट है ना, एलेक जेफरी, और इंडिया में जिसने बताया वो लालजी सिंह है। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? DNA फिंगरप्रिंटिंग, या उसे कहते हैं DNA प्रोफाइलिंग, जिसमें जो हर इंसान का DNA जो होता है उसमें 0.1 से 1% DNA डिफरेंट होता है और वही डिफरेंट जो DNA है जो 20 से 100 बेस पेयर पर बेस्ड है, उस वजह से उसको ही यूज़ किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। इसमें असल में हम न्यूक्लियोटाइड देखते हैं किसकी किससे बेस पेयरिंग है और वो पॉपुलेशन में हर एक का अलग होता है। इसको कहा जाता है VNTR। क्या कहते हैं इसको? VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट। फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट, यानी कुछ ऐसे नंबर से होते हैं जो मुसलसल रिपीट होते हैं, है ना। नंबर मतलब यहाँ पे रहेगा नेचुरल बेस। अब ये VNTR की जो लेंथ होती है ये डिफरेंट होती है ईच इंडिविजुअल में, तो इसीलिए इसका जो की फैक्टर होता है DNA प्रोफाइलिंग, उसकी डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब ये DNA प्रोफाइलिंग या DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है उसकी स्टेप्स, तो इसके डिफरेंट स्टेप्स में सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ DNA। पहले DNA निकाला जाता है। अब ये DNA कहाँ से लेते हैं?
डीएनए हर सेल के न्यूक्लियस में रहेगा। जैसे हमारा ब्लड सेल है, अब ब्लड तो आप लिक्विड कहेंगे इसमें, कहाँ तो इसमें जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब सेल हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, उसका न्यूक्लियस है यानी उसके अंदर डीएनए रहेगा, तो वो ब्लड से लिए जाते हैं। दूसरा टिश्यू तो फिर बॉडी का कहीं कभी लेंगे टिश्यू, तो वो सेल्स रहेंगे, उसमें डीएनए रहेगा। रूट हेयर, हमारा जो बाल होते हैं, बाल की जो जड़ होती है रूट है, हेयर रूट है, तो उसके अंदर भी जो सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं जहाँ से हमको डीएनए मिलता है। और स्किन, हमारी जो जिल्द होती है, वहाँ से ये डीएनए जो है तो इजीली होस्ट से आइसोलेट किया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लेते हैं, इसको वहाँ से रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा पॉइंट, अब जब ये ले लेंगे इसके बाद क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन है ना, ये दूसरी स्टेप। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में क्या होता है, वो आइसोलेटेड डीएनए जो होता है उसको ट्रीटेड करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, उसका फ्रेगमेंट बनाते हैं, जिसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। कौन सा एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पर, एंडोन्यूक्लियस। हमेशा याद रखना, ब्रेकिंग करने के लिए डीएनए की एंडोन्यूक्लियस यूज़ होता है, यहाँ वही यूज़ होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो ब्रेक करता है डीएनए फ्रेगमेंट को, है ना, छोटे छोटे पीसेस में। अब ये जो फ्रेगमेंट बनते हैं इनकी लेंथ जो है वेरिएबल होती है, और इसी को कहा जाता है RFLP, यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इस वजह से हुआ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, यानी क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रेस्ट्रिक्शन लिया है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये एक एंजाइम है जो ब्रेकिंग का काम, जो कटिंग का काम करता है, किसकी, डीएनए की। डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट में कट करता है, इसीलिए इसको कहा गया रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। और इसमें जो फ्रेगमेंट बनते हैं वो कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो यानी उनकी लेंथ वेरिएबल होती है, इसीलिए इस फिनोमेना को कहा जाता है RFLP, यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। अब इसके आगे क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे जो है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस की जाती है। अब ये जो फ्रेगमेंट बने हुए हैं, है ना, तो ये जो डीएनए सैंपल ट्रांसफ़र टू कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, एग्रोस जेल, है ना, डीएनए सैंपल को एग्रोस जेल में डाला जाता है। और उस डीएनए हमेशा जो है तो निगेटिवली चार्ज होता है ना। तो जब ये एग्रोस जेल में इसको डालते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, है ना, अंदर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, यानी क्या होता है यहाँ पे, डीएनए के उस फ्रेगमेंट को जो उस जेल पर होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट देने से क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज आते हैं, डीएनए हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है, तो वो मूव करता है पॉजिटिव पोल की तरफ, है ना। इलेक्ट्रिक करंट में पोल बनते हैं, निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करता है। और ये मूवमेंट जो रहता है फ्रेगमेंट का, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट की लेंथ जैसे रहेगी वैसे उसका मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट इन DS-DNA जो है स्प्लिट होगा SS-DNA में, यानी ये जो डबल स्टैंड है, DS यानी क्या, डबल स्टैंडर्ड DNA, ये एक स्टैंड है, ये एक स्टैंड है, दोनों टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और SS-DNA बन जाते हैं, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA, है ना। DS-DNA से स्प्लिट होकर SS-DNA बन जाते हैं। कैसे कार्य किया जा रहा है ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें ये एग्रॉस जेल रहता है, उसके अंदर वो डीएनए का फ्रेगमेंट ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए हमेशा निगेटिवली चार्ज है तो वो मूव करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोल की तरफ, और जिसकी वजह से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो ब्रेक होकर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है, और ये मूवमेंट फ्रेगमेंट की लेंथ पर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, इसको सॉथर्न ब्लॉटिंग, अब इसकी ब्लॉटिंग की जाती है, इसको खुश्क किया जाता है ना। अब इस सॉथर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, जो सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट है उसको ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, नायलॉन मेम्ब्रेन पे, या जिसको कहा जाता है नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर, है ना, इसको कहा जाता है नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर। इसके ऊपर डालते हैं और उसको डालने के बाद उसकी सोकिंग करते हैं, प्लेसिंग इट ऑन द जेल पे डालने के बाद उसकी सोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से फ़िल्टर पेपर के ऊपर ये ओवरनाइट किया जाता है ना। फ़िल्टर पेपर के ऊपर उसकी सोकिंग होती है और ये पूरी रात यानी इसको सोकिंग की जाती है। सॉथर्न ब्लॉटिंग यानी कि उसकी फ़िल्टर
करके उसकी सोकिंग करना, किसको, डीएनए फ्रेगमेंट को, कहाँ पर, नायलॉन मेम्ब्रेन पे डालकर या नाइट्रोसेल्यूलोज जो फिल्टर रहता है, फिल्टर पेपर, उस पर, है ना, बाय प्लेसिंग जेल, पहले उस फिल्टर पेपर पर जेल डालते हैं और उसके साथ वो फ्रेगमेंट होता है, फिर उस पर वो सोकिंग होती है उसकी, उसको कहा जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट द डीएनए प्रॉब। अब यहाँ से फिर डीएनए प्रॉब सेलेक्ट करते हैं। अब ये डीएनए प्रॉब क्या है, डीएनए प्रॉब जो रहता है ना, ये नॉन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जो नॉन सीक्वेंस रहता है, नॉन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको कहा जाता है प्रॉब। कहाँ से ये बनता है, ये प्रॉब इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड cDNA लाइब्रेरी से लेते हैं या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है ना। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ये प्रॉब्स। अब इसके बाद, इस स्टेप के बाद क्या सिलेक्ट किया हम, डीएनए प्रॉब कहाँ से निकालें, नॉन सीक्वेंस है डीएनए प्रॉब, सिंगल स्टैंडर्ड नॉन सीक्वेंस, जो कि cDNA मेथड से लिया जाता है या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। उसके बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। अब हाइब्रिडाइजेशन यानी जनरल मीनिंग हम मिक्सिंग होती है ना, 2 टाइप के कैरेक्टर की। तो यहाँ क्या होगा, जो dsDNA होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये प्रॉब उसमें ऐड करते हैं। कैसे करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर के ऊपर डीएनए होता है, वहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उससे पेयर करता है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है सीक्वेंसेस से। यानी क्या रहेगा, अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड है ना, यहाँ पर एडेनाइन है तो उसकी पेयर होगी थायमिन से, यहाँ पर गुआनाइन है तो उसकी पेयर होगी साइटोसिन से। इस तरीके से पेयरिंग होती है। जो ssDNA होता है वो dsDNA बनता है। कैसे बनता है कि ये प्रॉब जो है, जब नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पे होता है तो उस पर बहुत से डीएनए होता है और उससे ये पेयरिंग करके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाता है और डीएनए हाइब्रिड आर फॉर्म्ड ऑन द नाइट्रोस फिल्टर पेपर, है ना, उसके ऊपर बनती है। और फिर रिमेनिंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो बाकी बचता है प्रॉब फ्रेगमेंट, उसको वॉश ऑफ किया जाता है। यानी ये जो ssDNA था वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाकर dsDNA बन जाता है उस फिल्टर पेपर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, यहाँ पे फिर फोटोग्राफी होती है। फोटोग्राफी होती है यानी जो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर होता है उसके ऊपर फोटोग्राफी होती है, किससे, एक्सरे फिल्म के ज़रिए, एक्सरे फिल्म से बाय ऑटोग्राफी, ऑटो यानी सेल्फ, वहाँ सेल्फ ऑटोग्राफी होती है। और ये फिल्म जो ये एनालाइज करती है और मालूम करती है, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए हाइब्रिड, ये डीएनए हाइब्रिड को एनालाइज करती है ये फिल्म। कैसे हो रही है फोटोग्राफी, द नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर फोटोग्राफ्ड ऑन एक्सरे बाय ऑटोग्राफी, है ना, ऑटो फोटोग्राफी से ये इसका एक्सरे लिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ़ोटो आता है और वो हाइब्रिड जो इसमें प्रेजेंस है वो दिखाई देती है, उसकी एनालिसिस होती है, वो मालूम होता है। तो ये था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसका एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहला फोरेंसिक साइंस में, फोरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे रेप केस है या फिर सम कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ की जाती है। उनके स्किन या उनके हेयर या उनका ब्लड वहाँ पर होता है, तो उससे मैच करके उनके डीएनए को मैच किया जाता है और उससे वो आइडेंटिफाई होते हैं। रेप केस में जो फादर कौन होता है बच्चे का, वो आइडेंटिफाई होता है ना। फिर डिस्प्यूटेड मैटर यानी कोई बहुत बड़ा आदमी यानी है, उसका अगर एक्सीडेंट हो गया है या कुछ है तो उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। उसको फास्ट रिकवरी के लिए, उसके ब्लड के लिए लोकेशन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। या फिर सुनामी है, अर्थक्वेक है, या फिर कोई और ऐसे क्लैमिटीज़ आती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बेबीज़ एक जैसे होते हैं, उसमें कौन किसका बेबी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ होती है। तो ये ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर होते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल पेरेंट, ये जनरल है। पहले बहुत सारे तरीके हैं जो जिसमें डाउट्स होते हैं, लेकिन ये डीएनए ऐसा
फिंगरप्रिंटिंग ऐसा है जिसमें कोई डाउट नहीं होता है, इसमें एकदम नेचुरल कैलकुलेशन होता है और इजी इसमें मालूम होता है। तो इसमें भी पेरेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद पी डिग्री एनालिसिस में जैसे आपने स्टडी किया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है या और दूसरे कैरेक्टर्स हैं, तो ये पी डिग्री में भी उसकी एनालिसिस में भी होता है। जैसे कैट्स, डॉग्स, हॉर्स, ह्यूमन, ये सब के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये पी डिग्री एनालिसिस भी की जाती है। इस तरीके से ये 4 इसके एप्लीकेशन है। फोरेंसिक्स टेस्ट है, सॉल्व डिस्प्यूटेड मैटर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल पेरेंट है और पी डिग्री एनालिसिस है। यहाँ पर ये जो चैप्टर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उसका एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। और ये 3rd चैप्टर भी हमारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ये भी कंप्लीट होता है। ये पूरा चैप्टर आएगा, यानी इसमें कोई भी मैटर, कोई भी पॉइंट जो डिलीट नहीं किया गया। तो हमारा ये 3रा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है।